खंबा घड़ी। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं गणपति बप्पा से ये कामना करती हूँ कि आप जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आपका उसमें सिलेक्शन पक्का हो जाए, यही मेरी विनती है गणपति बप्पा से। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि राजस्थान में आप कहाँ रहते हैं और आपके यहाँ बारिश का क्या हाल है? मैं जयपुर में रहती हूँ और यहाँ रोज़ कंटिन्यूस बारिश आती है। कभी कभी तो धूप में भी बारिश आने लगती है। क्या आपके शहर में भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। हम लोग 5 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का। इन 5 चैप्टर्स से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 जो कि है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप ये पाठ पढ़ लें उसके बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ ज़रूर सॉल्व करें, अदरवाइज़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है: थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। पहला है थार मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से पूर्व से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्म से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों में विभाजित करती है: पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है।
राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जन घनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र के अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपर माल और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार। ये देखिए, ये मैप है 6.1 जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। ये मैप है जिसमें राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा बताई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक रहती है, वर्षा ऋतु जो कि जुलाई से सितंबर तक रहती है और शीत ऋतु जो कि अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है व जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु के दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है।
बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत में आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। यह भी जाने, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशा एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर है शब्दावली। बंजर अनुपजाऊ को कहते हैं। बीहड़ उत्खात भूमि कहते हैं नदी जल के कटाव से बनी ऊबड़ खाबड़ भूमि को। समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। मानसूनी हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। अपरदन जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना अपरदन कहलाता है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, तो हिमालय पर्वत। तो बिल्कुल हिमालय पर्वत राजस्थान में नहीं है। फिर है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है गुरु शिखर। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र डैश अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। तो ये होगा नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। नेक्स्ट है उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन। क्या कहलाता है? उपजाऊ मिट्टी का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है, ये है आपका चैप्टर। इनके नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इसको एक बार रीड कर लीजिए। ये हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर से मिल गई है डिटेल्ड में, और जब हम आगे की क्लासेस के चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें भी ये चैप्टर आएगा, तो और डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना भी आपने किया है तो इससे रिलेटेड वीडियो निकालिए यूट्यूब पे, प्रीवियस ईयर के MCQs इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है जल संसाधन एवं संरक्षण। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के बिना एक बार पढ़ोगे उससे नहीं होगा। डेली
जितने भी चैप्टर्स हैं, किसी भी चैप्टर को ओपन करके और उसका आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको हर टॉपिक बहुत ईजिली क्लियर होता जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।